कैंसर के इलाज में हमेशा मैं अपने मरीज से ये कहता हूँ कि अगर अपना वजन बढ़ाओगे तो समझ लो कि तुमने कैंसर को मात दे दिया। और खाना छोड़ने से कैंसर ठीक नहीं होता है, ये गलत धारणा है। जो भाई लोग हमारे ऐसी राय देते हैं कि आप सेवन खाने का बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए, गेहूं की जगह बाजरा खा लीजिए, मोटा अनाज खा लीजिए, लोग खाते हैं। लोगों को मजबूर हैं, वो क्या करें, हर जगह जाते हैं, यहाँ भी जाएंगे वहाँ भी सुनेंगे, सबसे परेशान होंगे। बीमारी ही ऐसी है, अंदर की बीमारी है, अंदर दी अंदर पनपती रहती है। तो मैंने जो अपने साइंस को या रिसर्च को देखा है, उसमें एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए। और जो मैं खा रहा हूँ बचपन से, मेरी आदत भी उसी खाने की है। अगर मुझे दूसरा खाना दिया जाएगा तो मैं खाना छोड़ दूंगा। तो मुझे खाना वही देना चाहिए जो हमें खाते हैं हम लोग। और हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का सेवन करना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे हम बताते हैं वो खाना चाहिए। और अपने वेट को चाहे तो मेंटेन करें। तो खाना जो है, न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और न्यूट्रिशन, कभी कभी कैंसर के मरीजों को खाना अच्छा ही नहीं लगता है, उनको स्वाद नहीं आता है, खुशबू से उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं, अपने डॉक्टर्स को आप बताएंगे तो वो आपको ऐसी दवाएं दें जिससे कि आपकी भूख बढ़े, आपको पाचन शक्ति बढ़े और आपको खाना अच्छा लगे। कैंसर जो है वो एक ऐसी बीमारी है, जब वो हो जाती है तो दिल के मरीजों के दिल भी ठीक हो जाते हैं। यानी उनकी जो चर्बी के कारण दिल ख़राब था या वज़न के कारण दिल ख़राब था कि शरीर पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई हार्ड कर रहा था और बॉडी का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा था, 10 किलो वज़न कम हो गया, तो जो हार्ट की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। किसी ने मुझे लिखा था कि भाई कैंसर के अर्ली साइंस क्या होते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपके सामने यहाँ आ जाएगा, यूट्यूब पे जाकर देखिएगा। कि 3 हफ्ते का रूल है कि कोई भी सिम्टम, पेट खराब होना, सर में दर्द होना, वज़न का कम होना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, चक्कर आना, आँख से कम दिखाई देते रहना, आँख के डॉक्टर के पास जाके दिखाते रहिए, या कोई हाथ में कमज़ोरी आ जाना, और ये 3 हफ्ते तक नहीं जा रहा है इलाज करते करते, तब आपको शुबा करना चाहिए कि भाई मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। और इसकी सटीक जांच जो है वो अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर बताइए कि भाई मुझे ये सिम्टम है, इसकी सटीक जांच क्या होगी वो आप करा दो। जांचें अलग अलग प्रकार की होती हैं, मैं कोई नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। कि क्या स्ट्रेस भी कैंसर का कॉज है? जेलों में जो कैदी रहते हैं उसमें हर महीने अगर उनकी जांच की जाए या साल में की जाए तो ये होता कि 10% कैदियों को कैंसर हो रहा है। ऐसा नहीं है। शरीर में ये एक साइलेंट फीचर है, यानी बॉडी बिल्डर को भी हो सकता है, एक कमजोर आदमी को भी हो सकता है, एक बीमार आदमी जो हमेशा है बीमार उसको कैंसर नहीं भी हो सकता है। ये एक ऐसा फीचर है जो शरीर के अंदर चलता रहता है। बस इम्यून सिस्टम को भगवान भरोसे छोड़ना है और हमेशा प्रार्थना करते रहना है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह मुझे इस मूजी मर्ज से बचाता रख। मैं खुद कहता हूं कि ये बहुत मूजी मर्ज है इस फील्ड में होते हुए। तो कैंसर की परिभाषा में कोई ऐसा फैक्टर नहीं आता है जो एक्सट्रिंसिक हो। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो बाहर से आते हैं उनमें ये कह सकते हैं कि म्यूटेशन ज्यादा कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, भाई शराब ज्यादा पीजिएगा तो लीवर का कैंसर हो जाएगा, तंबाकू खाएंगे तो मुंह का कैंसर हो जाएगा, सिगरेट पिएंगे तो लंग का कैंसर हो जाएगा। एक्सपोज करने वाले फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर आप दे देंगे तो कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी। तो कैंसर जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर से बहुत कम लिंक करते हैं। डेंड्राइटिक का मतलब होता है डेंड्राइट्स, यानी ऐसा सेल उन्होंने शरीर में पहचाना जो इम्यून सिस्टम का मास्टर सेल है, एक समझ लीजिए बुजुर्ग सेल है, लेकिन उसके अंदर धागे धागे निकले हुए सब तरफ। वो धागे धागे जो हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। वो क्यों भगवान ने बनाया ऐसा सेल? कि जब उसके करीब से इम्यून के बच्चे सेल गुजरे, यानी टी सेल्स जो नए सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम में मादा रखते हैं मारने का, जिन्हें हम टी सेल्स कहते हैं, साइंस के स्टूडेंट समझ जाएंगे, रेगुलेटरी सेल्स और हेल्पर सेल्स होते हैं, CD4 CD8 सेल्स। ये जब करीब से गुजरेंगे तो CD4 CD8 तभी बनेंगे जब ये इसके पास से धागों में चिपट जाएंगे, धागों से चिपट के जाएंगे। और ये धागे क्या काम करेगा? ये अपनी इंफॉर्मेशन पास कर देगा कि तुम्हें क्या काम करना है, क्या काम करना है, किस सेल पे उसको मारना है।
तो एक डेंड्राइटिक सेल क्षमता रखता है 5000 सेल्स हर घंटे बनाने की। इसलिए इसको डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं, और जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं वो लेबोरेटरी में हम डेंड्राइटिक सेल ही बनाते हैं मरीज को देने के लिए, कैंसर के मरीज को देने के लिए। हम लोग डेंड्राइटिक सेल थेरेपी करते हैं। मैंने बताया आपको, डेंड्राइटिक का नाम कॉइन किया था स्टीनमैन ने। स्टीनमैन वो साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। कैंसर लौटने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो सहन शक्ति है वो पहचान नहीं रही थी पहली बार में बीमारी को, और वो सहन शक्ति शरीर में इम्यून सिस्टम जिसको हम बोलते हैं उसके आधार पर चलती है। तो अगर इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज करने लगी कैंसर को, जब हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यानी कि हमने इलाज अपना शुरू किया और इलाज में डॉक्टर साहब से कीमो ली, सर्जरी कराई या सिकाई कराई या तीनों का मिश्रण कराया, और इसी बीच में इम्यून सिस्टम ने अपनी पहचान बना ली कैंसर को पहचानने की। बिकॉज इसका साइंस का रीज़न है, सेल्स जो कैंसर के होते हैं वो टूटते हैं और उनके अंदर का स्ट्रक्चर अब एक्सपोज हो जाता है इम्यून सिस्टम से। जो इम्यून सिस्टम जो शांत बैठा हुआ था, अभी तक पहचान नहीं पाया था इत्तेफाक से। वैसे तो सबके अंदर पहचानता है, हम सब लोगों में कैंसर इसीलिए तो नहीं होता कि हमारा इम्यून सिस्टम हमें कैंसर से रहित रखता है। हमारे शरीर में कैंसर के सेल बनते हैं, डेली बनते हैं, हज़ारों की तादाद में बनते हैं। इनको हम ये कहते हैं कि म्यूटेशनल सेल्स हैं, चूँकि हमारी जो शरीर है वो फैक्ट्री है, कैंसर वो सेल बनाने की फैक्ट्री है। सेल बनाएगी, उसी सूरत में वो कैंसर के सेल भी थोड़े बहुत बनाएगी, म्यूटेशन वाले सेल। अब वो म्यूटेशन के सेल जो बन रहे हैं उनको इम्यून सिस्टम एक्नॉलेज करता रहता है, यानी वो गेट्स हैं, समझिए कि गेट्स हैं, उनका पास उसी को देता है उस शरीर में घुसने का, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं सेल्स, एक दूसरे से विपरीत नहीं होते हैं। अगर विपरीत हैं तो उन्हें नष्ट कर देता है। ये सिस्टम का फेलियर से कैंसर हुआ। जिन लोगों में नहीं लौटता उनका इम्यून सिस्टम ने पहचान लिया। कैसे पहचाना? सेल के दो भाग हैं। सेल हमारा समझिए कि क्रिकेट की गेंद की तरह है। अब उसके अंदर आपने रस्सी भरी हुई है, अंदर चीज़ें भरी होती है ना गेंद के अंदर। बाहर की गेंद जो है उसका सरफेस बिल्कुल चिकना था, इम्यून सिस्टम नहीं पहचान रहा था। लेकिन जब कीमो दी तो कैंसर के सेल टूटे, यानी कि क्रिकेट की बॉल टूट गई, तो अंदर का स्ट्रक्चर एक्सपोज हो गया। अब उसको एकदम से इम्यून सिस्टम जाग गया। जाग जाएगा तो कैंसर नहीं लौटेगा। जैसे कि मेरी दादी को 20 साल पहले कैंसर हुआ, 20 साल तक जीवित रही, कोई भी नहीं, नॉर्मल जिंदगी गुजारती रही, कीमोथेरेपी ली थी उस समय, आज तक ठीक है। दूसरी औरत को हुआ, 1 साल में दोबारा लौट के आ गया और भयानक रूप धारण करके आया, क्योंकि इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाया उसको, इसलिए कैंसर लौटता है। कैंसर इस इम्यून सिस्टम से ऐसे बच जाता है कि म्यूटेशन शरीर में जो हुआ, नया म्यूटेशन है किसी स्टेज पे, यानी अब इस सवाल से एक लगा हुआ सवाल और भी है कि कैंसर एक ही एज में क्यों होता है? किसी को 10 साल पे हो गया, किसी को 70 साल पे हुआ, किसी को 50 साल पे हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पैदा होने के 1 महीने बाद कैंसर हो गया? ये सवाल इससे लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि म्यूटेशन, जो सेल्स खराब बनते हैं उन्हें हम म्यूटेशन वाले सेल बोलते हैं। वो पैदाइश के वक्त भी बनते हैं, आगे भी बनते चले जाते हैं। इनमें तकरीबन एक संतुलन होता है। कौन सा म्यूटेशन हो रहा है वो संतुलन शरीर पहचानता रहता है, उसमें भी असंतुलन है, यानी म्यूटेशन जो हुआ उसको भी एक्नॉलेज शरीर पैदाइश के वक्त से कर रहा है। अब ये म्यूटेशन कोई नया रूप धारण करके हो गया, यानी कि मैंने एक पेड़ की डाली को अपने घर के अंदर आने दिया। एक पेड़ हमारे घर में एक बराबर में लगा था, बड़ा सा पेड़, उसकी डालियां सब तरफ पनप रही थी, लेकिन मैंने घर बंद कर दिया अपना। मैं चला गया बाहर, लौट के आया तो देखा कि डालियां घर के अंदर भी आ गई थी। तो ये समझिए कि इम्यून सिस्टम, नई म्यूटेशन अगर हो रही है तो उसकी क्षमता थोड़ी कम हो जाती है पहचानने की। उसकी भी तो भाई एक लिमिट है ना, कब तक म्यूटेशन पहचानेगा वो म्यूटेशन मिस होता है, तब जो है कैंसर का प्रकोप होता है। तो इसमें यह जरूरी समझना है कि अलग अलग एज पे अलग अलग प्रकार के कैंसर किसी को हो सकते हैं। तो
पैदाइश के अगर कैंसर में म्यूटेशन से और इम्यून सिस्टम से होता तो ये समझते कि पैदा हुए बच्चे को साल भर के अंदर कैंसर हो गया। 70 साल में क्यों हुआ, 60 साल में क्यों हुआ? उस वक्त तक इम्यून सिस्टम ने पहचानना शुरू किया था, पहचान भी रहा था, सब कुछ सही से सलामत चल रहा था, लेकिन कोई नया म्यूटेशन आया जो उस वक्त तक नहीं था वो, अब उसको उसने नहीं पहचाना और ये छोटी सी गलती इस भयानक प्रकोप का कारण बन जाती है कि कैंसर हो जाता है। प्रिवेंटिव कैंसर कैसे होते हैं? हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं। आपको हैरत होगी जान के कि सबसे ज़्यादा पेशेंट जो होते हैं वो मुंह के कैंसर के होते हैं और मुंह का कैंसर प्रिवेंटेबल है। उसमें मैंने बहुत कम मात्रा में ऐसे मरीज़ देखे जिन्होंने ये कहा कि साहब हम तंबाकू नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, या हम जो है ऐसी एनवायरनमेंट में भी नहीं बैठते जिसे पैसिव एनवायरनमेंट कहते हैं कि जहाँ सिगरेट पीने वाले बैठे हुए हैं, जहाँ स्मोकिंग पैसिव स्मोकिंग होती है उन्हें। लेकिन जनरली लोगों को जो कैंसर होता है वो मुंह का कैंसर तंबाकू खाने से होता है और बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें एक और बात है, मरीज़ आके ये भी कहते हैं साहब 1 साल पहले छोड़ दी थी मैंने। उन्होंने 1 साल पहले यूँ छोड़ी थी कि उनको एहसास हो गया था कि मुंह के अंदर तकलीफ बढ़ रही है। अब आप उसको लिंक नहीं कर पाएंगे भाई 1 साल पहले तो छोड़ दी थी, अब क्यों हुआ? लेकिन वो म्यूटेशन वहाँ से शुरू हो गया था, उनको तकलीफ भी हुई थी, वो इग्नोर कर ली। और मुंह का कैंसर हमेशा यूजुअली मैंने देखा है लेट स्टेज में पाया जाता है, क्योंकि मुंह के अंदर जो मसल्स हैं वो करीब करीब होती हैं। हमारा मुंह चल रहा है ना, मैं बात कर रहा हूँ, कितनी मसल्स चल रही हैं आपको अंदाज़ा है इसका? ये कैंसर की परिभाषा है एक मसल से या एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, स्टेज 4 होता है। तो वो मुंह के अंदर बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ जो है वो कैंसर ये प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिनसे हम चीज़ों से बचें तो कैंसर नहीं होगा।